नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है शापग्रस्त। कहानीकार हैं अखिलेश जी। तो चलिए सुनते हैं। सरोज वर्मा उद्विग्न थी कि पति जी को क्या होता जा रहा है। कुछ दिनों से हंसी खुशी उड़न छू हो चली है। कितना हंसते हंसाते थे, उस पर भी ना हंसती तो गुदगुदी लगाने लगते थे। उजली तो उनके जीवन की चाबी थी। सुबह स्कूल के लिए वही उसको तैयार करते, चहकते हुए स्कूटर से उसे छोड़ने जाते। शाम ऑफिस से लौटते तो बस लाद लेते बेटी को। फिर तो रात उन्हीं के पेट पर लेटे हुए वह सोती। घर में जैसे खुशियों की अनेकानेक गौरैया फुदकती चहकती हों। देर से ऑफिस जाकर जल्दी घर लौट आते पति जी, पर झूठ मूठ में नाराज हो जाती तो मनाने लगते। शादी के 7 साल हो गए, पर बात बात में हुस्न की खूबसूरती में शेर व शायरी करते। इतना प्यार कि शौचालय में उसे देर हो जाए तो सरोज सरोज करते हुए दरवाज़ा भड़बड़ाने लगते। सरोज, तुम ठीक तो हो ना? वह कहती, फला फिल्म का कैसेट लाओ, ला देते। कहती, साड़ी लाओ, ला देते। कहती, चाट खिलाओ, खिला देते। कहती, खाना बनाओ, बनाने लगते। कहती, बच्ची बहलाओ, बहलाने लगते। पर पिछले कुछ दिनों से शख्स को हो क्या गया? ऑफिस से छुट्टी मारकर बैठा है, गुमसुम, आंख उठाकर देख तक नहीं रहा, न उसकी तरफ न बच्ची की तरफ। अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। बचपन की तस्वीरों को घंटों देखता रहेगा, यौवन की तस्वीरें देखकर आईने के सम्मुख खड़ा हो जाएगा और देर तक बिसुरता रहने के बाद अचानक चारपाई पर अनिश्चित समय के लिए तकिए से मुंह ढककर लेट जाएगा। एक दिन न जाने क्या हुआ, उठा और अपने नेम प्लेट उखाड़ डाली। इसी तरह एक दिन अपनी कविताएं जोर जोर से पढ़ने लगा। पढ़ना क्या, चिल्लाने लगा। सरोज उस घड़ी को कोसती है जब उसने कह दिया था, ए जी, आपकी तोंद बहुत ज़्यादा निकल आई है, इसे भीतर करिए ना। कर्तव्यपरायण पति प्रमोद वर्मा ने अगली सुबह दंड बैठक लगानी शुरू कर दी। इस पर वह शेखी में मुंह फुला बैठी। ये सब नहीं चलेगा जी। सफ़ेद निक्कर और एक्सन शू पहनकर जॉगिंग करिए, फिर शीशे के सामने खड़े होकर तौलिए से पसीना पोंछें। प्रमोद वर्मा ने वैसा ही किया। आदमकद आईने के सामने सफ़ेद निक्कर, बनियान और एक्सन बूट में वह छोटी सी तौलिए से देह पोंछ रहा था। उसने सोचा कि हो सकता है कि तोंद कुछ पिचकी हो। आकलन के लिए उसने पेट पर हाथ फेरा, पर यथावत था। तभी उसने अपने को कायदे से देखना शुरू किया। सब कुछ बदल गया था। अभी 35 का था, पर कितना खुरदुरा और प्रौढ़ लग रहा था। वह अखबार में मुंह छिपाकर पास की कुर्सी पर बैठ गया। स्वयं से बोला, मेरा शरीर, मेरी आत्मा दोनों बर्बाद हो चुके हैं। मैं 35 का हूँ, लेकिन दोनों ही बूढ़े हो चुके हैं। न मेरी आत्मा निष्पाप हो सकती है, न मेरी तोंद पिचक सकती है। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों के ही विकास की संभावनाएं मेरे तय धूमिल हो चुकी हैं। यही क्षण था जब उसमें परिवर्तन प्रकट होने लगा था। वह लंबी छुट्टी लेकर घर बैठ गया और उदास और बेचैन दिखने लगा। समय समय पर वह लंबी सांस लेता अथवा लंबी निश्वास छोड़ता, पर जब अपनी पुरानी कविता का जोर जोर से पाठ करते हुए चिल्लाने लगा तो सरोज वर्मा सहर गई और उसके सामने गिड़गिड़ा उठी। प्लीज, आपको ये क्या हो गया है? मुझे सत्य का पता चल गया है, बल्कि सत्य है कि मुझे असत्य का पता चल गया है। क्या है असत्य? वह सब कुछ असत्य था जो अब तक हमारे बीच था। मतलब कि हमारे बीच जो प्रेम था, जो सुख था, वह असत्य था। हमारे बीच न प्रेम था न सुख, यहाँ तक कि उजली के प्रति भी हमें प्यार न था। दरअसल हम जब तक जागते हैं, प्रेम, सुख, वात्सल्य के देखे सुने का रिहर्सल मात्र करते हैं। हम प्यार नहीं, प्यार का प्रदर्शन करते थे। कैसी बात कर रहे हैं? सच कह रहा हूँ। सत्य तो ये है कि तुम्हारे बन बनकर बोलने, कृत्रिम हंसी, नकली रूठने और हर पल इतराते रहने से मुझे घृणा होती थी। मगर दरअसल हम घर में रहकर भी सड़क पर होते थे, जहाँ लोग तमीज़,
मोहब्बत वगैरह का स्वांग रचाते हैं। तो क्या आपका वह गुदगुदी लगाना, वह टट्टी घर का दरवाजा भड़बड़ाना, वह किचन के काम में हाथ बटाना झूठ था? बिल्कुल झूठ था। और वह शेर व शायरी सुनाना, वो भी झूठ था? बिल्कुल झूठ। आप चाहते क्या हैं? मैं सुखी होना चाहता हूँ। मुझे सुख की खोज है। मैं उसे पाना चाहता हूँ। तुम पागल हो गए हो। भरी जवानी में तुम्हें साधु बनने की शैतानी सूझ गई है। हे भगवान, कि इसी तरह घर प्रलाते रहे तो मेरा और मेरी बच्ची का क्या होगा? उजली दौड़ती हुई आई। पापा पापा, मुझे कॉमिक्स खरीद दो ना। उजली ने हाथों को टॉमी गन की मुद्रा में बनाया। पापा कॉमिक्स नहीं देता। ठाए ठाए, पापा मर गया। ठाए। प्रमोद वर्मा गोया सचमुच मर गया। वह चारपाई पर गिर पड़ा और चद्दर से मुंह ढककर पड़ गया। उसकी इधर की यह चिरपरिचित मुद्रा थी। इस मुद्रा में जैसे ही आता, द्वंद्व का एक शोक गीत शुरू हो जाता। इधर अनगिनत बार वह शोक गीत उसने गाया, फिर भी वह जैसे मुंह ढककर लेटने की मुद्रा में आता, शोक गीत शुरू हो जाता। मैं आदर्श भारतीय नागरिक की तरह बाईं पटरी पर चला और सच्चे भारतीय पुरुष की तरह अहर्निश गृहस्थी का खड़खड़ा खींचा। पत्नी द्वारा रोज रोज फजीहत के बावजूद मैं बेशर्म के पौधे की तरह हरा भरा खिलखिला रहा। वीसीआर खरीदा, स्कूटर खरीदा, सोफा फ्रिज, सब कुछ है मेरे पास। एक स्थानीय किंतु प्रतिभाशाली चित्रकार के चित्र भी टंगे हैं ड्राइंग रूम में। अपना मकान न सही किंतु प्लॉट खरीद रखा है। 35 वर्ष की अवस्था में कोई मध्यम वर्गीय नवयुवक इससे अधिक क्या कर सकता है? बच्ची को बढ़िया स्कूल में पढ़ाता हूँ। कोई भरोसा न करे तो मेरे घर का फ्रिज खोल कर देख ले। खाने पीने के सामान से ठसाठस रहता है। 2.5 किलो तो दूध खरीदा जाता है। मेरे पेट की गड़बड़ी को छोड़ दिया जाए तो सब कुछ चुस्त दुरुस्त है, पर हकीकत नहीं है यह। मैं एक रोग का रोगी हो गया हूँ पिछले कुछ दिनों से। अजीबो गरीब रोग है। मुझे कहीं भी किसी भी चीज़ में सुख नहीं मिलता। एक दिन यही सब सोचते सोचते उसे सरसरी होने लगी। सरोज वर्मा ने पूछा, काँप क्यों रहे हैं? उसने टालने की गरज से कहा, कपकपी आ रही है, इसलिए काँप रहा हूँ। कपकपी आ रही है तो कोई दवा ले ले। मेरी कपकपी की क्या दवा हो सकती है? उसने सोचा और नतीजे पे पहुंचा कि नौकरी छोड़ देना उसकी कपकपी की दवा है, एंटीबायोटिक है। वह नौकरी छोड़ देगा और कविताएं लिखेगा। बैंक में 3 लाख रुपया जमा है। उनके सूद से घर चल जाएगा। कोई दवा मंगाऊं? नहीं, उस दवा से मेरी कपकपी नहीं ठीक होगी। मेरी कपकपी ठीक होगी मेरी नौकरी छोड़ देने से। हाँ, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। आप पागल तो नहीं हो गए हैं? हे भगवान, इन्हें कुछ दिनों से क्या होता जा रहा है? वह गहरी नींद में सो रही उजली को उठा लाई। उसे झिझोड़ते हुए पति से बोली, इसका तो कुछ ख्याल करिए। कैसे चलेगा घर का खर्च? बैंक में 3 लाख रुपए के ऊपर जमा है। उनके ब्याज से चलाएंगे हम खर्चा। वैसे भी जूनियर इंजीनियर का वेतन ब्याज की इस राशि से ज़्यादा नहीं होता। अब तुम यह कह सकती हो कि हर साल इंक्रीमेंट लगता है, बोनस मिलता है, उसका क्या होगा? इस पर मेरा जवाब है कि नौकरी छोड़ने के बाद भी मैं इधर उधर से इतना ज़रूर कमा लूँगा जो बोनस और इंक्रीमेंट की क्षतिपूर्ति करेगा। नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं? छोड़कर करेंगे क्या? वह बदहवास थी। नौकरी में आत्मिक शांति के लिए छोड़ना चाहता हूँ। नौकरी छोड़ने के बाद कविताएं लिखूंगा। साथ ही कुछ उच्च कोटि के निबंध लिखने का भी मेरा इरादा है। चूल्हे भाड़ में जाए आपका इरादा। वह सिसकने लगी। अचानक फुर्ती से उठी और उसका हाथ खींचकर उजली के सिर पर रख दिया। उजली के सिर की कसम, जो नौकरी छोड़िए। कसम खिलाने से घटनाएं घटित होना नहीं बंद होती। फर्ज करो तुम भारत के प्रधानमंत्री या अमेरिका के राष्ट्रपति से कहो कि आपको आपके बच्चे की कसम, जो इस पद पर रहे, तो क्या नतीजा निकलेगा? कसम दिलाने से वायु का चलना नहीं रुकेगा, नदी का बहना नहीं रुकेगा, अग्नि का जलना नहीं रुकेगा, और आपका नौकरी छोड़ना नहीं रुकेगा। अरे 3 लाख के ब्याज से खाते रहेंगे तो बड़ी होने पर उजली का ब्याह कैसे करेंगे? 5 लाख तो आज ही डॉक्टर इंजीनियर का रेट है। उजली का विवाह दहेज देकर न होगा। वह प्रेम विवाह करेगी। यदि प्रेम नहीं करेगी, प्रेम करने से डरेगी,
तो उसको प्रेम और प्रेम विवाह के लिए मैं प्रोत्साहित करूँगा। आग लगे आपकी बुद्धि को, ऐ सर्वशक्तिमान, हमारी रक्षा करो। वह उजली को लेकर सोने चली गई। रात के 2:15 थे और सरोज वर्मा बेटी के साथ सो रही थी। प्रमोद वर्मा ने उसे जगाया। मैं टेप रिकॉर्डर बजा दूं? यही पूछने के लिए जगाया है। वो बात नहीं है। वह बहुत खुश दिख रहा था। उसने कटवाली का एक कैसेट बजा दिया और बोला, नौकरी नहीं छोड़ना चाहता, दरअसल मैं सस्पेंड होना चाहता हूँ। इसके बड़े फ़ायदे हैं। उसने फ़ायदे बताए। सस्पेंड होने पर 2/3 वेतन मिलेगा, फिर लिख पढ़कर वेतन के 1/3 से ज़्यादा कमा ही लूँगा। 10 से 5 के चक्कर से छुट्टी मिल जाएगी। वह सस्पेंड होने के लिए उद्यत था। उसने निश्चय कर लिया कि बॉस का सिर फोड़ देगा, नेता को गाली बक देगा, महिला शौचालय में घुस जाएगा, स्टेनो राधा अग्रवाल को आंख मार देगा। जैसे भी संभव हुआ वह सस्पेंड होकर रहेगा। बस वह आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड होने के लिए तैयार नहीं था। इसके पीछे कुछ उसकी सदाचारी जीवन जीने की इच्छा थी और कुछ उसका यह अनुभव था कि सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार के कारण दंड नहीं, स्नेह सम्मान का पात्र बन जाता है। तो इस प्रकार सस्पेंड होने के लिए उसके पास कोई सुसंगत और स्पष्ट रूपरेखा नहीं थी। बस एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी जो उसे अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ा रही थी। उसने एक पैकेट सिगरेट और माचिस खरीदा। इसके पीछे उसका इरादा था कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चरण साहब के सामने उसे पिएगा और धुआं उनके मुंह पर छोड़ेगा। वह कार्यालय में घुसा तो उसी समय सहायक अभियंता तिवारी स्कूटर खड़ा कर रहे थे। वह उनका अधीनस्थ था, लेकिन नमस्कार नहीं किया, बल्कि घृणा से थूक कर आगे बढ़ गया। सीधे जाकर चरण साहब के स्टोनो राधा अग्रवाल के मेज के सामने खड़ा हो गया। वह कोई फिल्मी पत्रिका पढ़ने में मशगूल थी। किसी तरह चेहरा उठाया। वर्मा बोला, हेलो राधा, कैसी हो? इस शर्मीले आदमी की यह बेफिक्री देखकर वह चकित हो गई। किसी तरह बोली, नमस्ते। अरे हाथ मिलाइए, हमें भी तो कभी कभी लिफ्ट दे दिया कीजिए। वह निर्लज्जता से हंसा। राधा अग्रवाल का चेहरा आधा क्रोध आधा शर्म से लाल हो गया। उसको उसकी दशा में छोड़कर वह अपनी सीट पर आ गया। वहाँ उससे संबद्ध 2 ठेकेदार बैठे हुए थे। वह बोला, एक एक को डंडा कर दूंगा, बहुत हो चुका अब। चाहे सहायक अभियंता हो, अधिशासी अभियंता हो या एसी, सब सालों की ऐसी तैसी कर दूंगा। उसने होठ टेढ़े करके नथुने फुला लिए। वाह साहब, अब आए आप इंजीनियरों वाली लाइन पर, नहीं तो मास्टरों की तरह झेपे झेपे रहते थे। ठेकेदारों में से एक ने कहा। दूसरा बोला, हम तरसते रह गए कि हमारे साहब भी किसी को पिटवाने उठवाने को कहें तो हमारे भी हाथ की खुजली शांत हो। अब लग रहा है हमारी ख्वाहिश पूरी होगी। सहायक अभियंता तिवारी का चपरासी पर्दा हटाकर घुसा। एसी साहब बुलाए हैं, बोले हैं कि जल्दी पहुँचे। अबे भाग यहाँ से, जाकर बोल कि उनके बाप का नौकर नहीं हूँ, जब फुर्सत मिलेगी तो आऊँगा। ठेकेदार तक सनाका खा गए कि चुपचाप रहने और शांतपूर्वक कमीशन खाने वाला इंसान अज्ञा बैताल कैसे बन गया। एक माचिस उठाने के बहाने वर्मा के करीब तक झुका और सूंघा। शराब की गंध न पाकर वह हैरान हो चला वर्मा के रौद्र रूप पर। वर्मा ने पैर उठाकर मेज पर फैला दिया। उसके पैरों के पंजे ठेकेदारों के मुंह की तरफ थे। पंजों की चमड़ी साफ थी, लेकिन फटी हुई थी। एक ठेकेदार के हृदय में दर्शन भाव पैदा हो गया। उसने सोचा, मनुष्य कितना रहस्यमय होता है। किसी जीव में कब कौन सा विद्यमान हो जाए रूप, इसकी निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जैसे यह वर्मा आज अकस्मात इतना वीर, धाकड़ और निर्भीक हो जाएगा, क्या कोई कह सकता था? दूसरा ठेकेदार अपने साथी के इस आध्यात्मिक चिंतन से असहमत था। उसकी धारणा थी कि निश्चित ही वर्मा को किसी माफिया बादशाह की छत्रछाया मिल गई है, अथवा किसी मंत्री का वरद हस्त। ठेकेदार एक ने कहा, दोनों एक ही बात है। मंत्री के वरद हस्त का मतलब माफिया बदमाश की छत्रछाया है, और माफिया बादशाह की छत्रछाया का मतलब मंत्री का वरद हस्त है। एक एक को डंडा कर दूंगा। वर्मा ने हुंकार भरी और मेज पर दाहिने पैर की एड़ी को हल्का सा पटक दिया। ठेकेदार पशुपेश में पड़ गए
कि यह वर्मा किसी और को डंडा करने के लिए गरजा है अथवा उनके ही ऊपर खफा हो गया है। वे इस मामले में उसके मन की टोह ले पाते कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चरण साहब का बुलावा आ गया। वर्मा मुस्कुराया। अब वक्त आ गया है कि मैं सस्पेंड कर दिया जाऊंगा और मेरी तमन्ना पूरी होगी। उसने मेज पर से सिगरेट का पैकेट और माचिस लिया। आगे बढ़ा तो लगा कि पेट में गैस फैल गई है। खुश हो गया। दरवाजे पर लात मारकर भड़ाक से घुसेगा और भीतर पहुंचने पर इस फंसी हुई गैस को सुरीली तान में छोड़ेगा। जब तान मध्यम होने लगेगी तो मुंह में लगी सिगरेट देवानंद हीरो की तरह हिलाते हुए खचाक से तीली जलाकर सुलगा लेगा। शाम वह घर पहुंचा तो सरोज वर्मा उजले की उंगली पकड़े बाहर खड़ी इंतजार कर रही थी। उसने उजली को सिखा रखा था कि पापा आए तो पापा पापा कहते हुए लिपट जाना। स्वयं उसने भी अच्छा नाश्ता बनाने की तैयारी कर रखी थी और निश्चित किया था कि वह पति को देखते ही एक मोहनी मुस्कान मुस्कुराएगी और उसकी बाँह पकड़े हुए से घर में ले आएगी। दरअसल सरोज वर्मा को यह विश्वास हो गया था कि पति प्रमोद वर्मा में इस बीच आए परिवर्तन की वजह गृहस्थी से उनका मन उचाट हो जाना है। ऐसी स्थितियां पुरुष को या तो साधु बना देती हैं या पराई औरत के पीछे मडराता भौरा। अभी तो प्रमोद वर्मा साधु बनने की दिशा में उन्मुख था, किंतु क्या ठिकाना कि वह भौरा बन जाए। इसीलिए उसने शाम को पति को देखते ही अमिट मुस्कान की ठान रखी थी। साथ ही प्रमोद वर्मा के भीतर वात्सल्य पर प्रवाहित करने के उद्देश्य से बच्ची को भी प्रशिक्षित कर डाला था। घर के भीतर नाश्ता सजाकर उसने सामने रखा और उजली से बोली, बेटी जाओ पार्क में थोड़ी देर खेल लो। उजली के जाने के बाद वह प्रमोद वर्मा की गोद में बैठ गई। नाश्ते के बाद अपने आज के अनुभव सुनाना है आपको। जुझलाहट से प्रमोद वर्मा की नसें तन गईं। देखो, मेरा इस समय का अनुभव तो यह है कि मुझे तुम्हारा यह प्रेम करने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा। 34 की अवस्था में तुम 24 की अवस्था वाला प्रेम कर रही हो। तुम एक दशक पीछे चली गई हो। तुम इतने दिन पत्नी की भूमिका निभाने के उपरांत कुंवारी प्रेमिका बननी चली हो। कृपया मेरे जंघे से उतर जाओ। उम्र में तुम मुझसे छोटी हो, किंतु आयतन और भार दोनों में कहीं मुझसे अधिक। 61 किलोग्राम का भार मेरा जांघ सहन नहीं कर पा रहा। वैसे भी स्त्रियों के नितंब पुरुषों की तुलना में काफ़ी वजनदार होते हैं। अच्छा बाबा लो। वह माहौल का तनावपूर्ण नहीं बनाना चाहती थी, इसीलिए हंसते हुए उतर गई। अच्छा, अब ऑफिस का अनुभव सुनाइए। उसने बताना शुरू किया। सब कुछ बतलाने के बाद उसने वर्णन का उपसंहार निम्नलिखित शब्दों में किया। मैंने 100% तय कर लिया था कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के सामने घनघोर असभ्यता करूंगा और सस्पेंड कर दिया जाऊंगा। पर जैसे ही उसके कमरे के पास पहुंचा, थर थर कांपने लगा। बोलते समय तालू सूख गया और जीभ लड़खड़ाने लगी। मैं रोज से भी ज़्यादा डरपोक, विनम्र और चापलूस बन गया। कमरे से बाहर आया तो लगा कि मेरे भीतर उड़ने वाला साहस का परिंदा कहीं गायब हो गया है। यकीन मानो, पूरे ऑफिस में, साइट पर मैं काम करता रहा, पर असल में मैं अपनी हिम्मत की लापता चिड़िया को ढूंढ रहा था। वह चिड़िया उसे मिल गई थी। बड़ा साहब अपनी स्टेनो राधा अग्रवाल को डिक्टेशन दे रहा था। प्रमोद वर्मा ने प्रतिदिन की तरह खड़ा रहने के बजाय कुर्सी खींची, वह भी भड़बड़ाहट के साथ, और बैठ गया। जबकि 2 सहायक अभियंता खड़े थे। उनमें उसका सहायक अभियंता तिवारी भी था। बड़ा साहब डिक्टेशन देना बंद करके चिल्लाया, ये क्या हरकत है? वह उससे भी अधिक गर्जना से चिल्लाया, ये क्या हरकत है? बड़ा साहब बोला, होश में हो? देखो बड़ा साहब, ज़्यादा जोश में ना आओ। उसने सिगरेट सुलगाई और हाथ हिलाकर तिली बुझाते हुए राधा अग्रवाल को देखकर आंख मार दी। अरे कभी कभी हमसे भी डिक्टेशन ले लिया करो। राधा अग्रवाल इस तरह घबरा गई कि नोटबुक को घुटनों के बीच दबाकर पेंसिल से पीठ खुजलाने लगी। और दिन होता तो बड़ा साहब राधा अग्रवाल के घुटने के आसपास या पीठ के आसपास देखने लगता। थोड़ी देर देखने के बाद डांट कर भगा देता, पर आज उसने ध्यान नहीं दिया और प्रमोद वर्मा पर पिल पड़ा। यहाँ क्या बदतमीजी है? मैं अभी सस्पेंड कर दूंगा। कहे तो सस्पेंड होने के लिए मैं प्रार्थना पत्र दे दूं? बड़ा साहब भांपने लगा। तुम्हारा ब्लड प्रेशर तो ठीक है ना? एकदम ठीक। मेरा रक्तचाप अधिकतम 120 और न्यूनतम 80 है। यह आदर्श रक्तचाप है।
जिसे मैंने बिना किसी परहेज और अधिक नमक सेवन के बावजूद बनाए रखा है। हाँ, मैं कब्ज या वायु विकार का रोगी अवश्य हूँ। यह कहकर वह बड़े साहब के सामने पड़ा पेपरवेट अपनी तरफ खींचकर उछालने लगा। पेपरवेट द्वारा पिट जाने की आशंका से अथवा प्रमोद वर्मा के वायु विकार के प्रकट हो जाने के डर से बड़ा साहब शांत होने लगा। वह इतना शांत हुआ कि बोला, पहले पानी पीजिए। थोड़ी देर के अंतराल के बाद कहा, आप परेशानी में लगते हैं, हम आपके शुभचिंतक हैं। अब देखिए, मैं सोच रहा हूँ कि महकमे की सबसे बड़ी सड़क आप ही बनवाइए। उसने प्रमोद वर्मा से हाथ मिला लिया। कमरे में उपस्थित सहायक अभियंता और खड़ी राधा अग्रवाल सभी स्तब्ध थे और सभी की निगाह में प्रमोद वर्मा का रौब कई गुना बढ़ गया था। पूरे ऑफिस में प्रमोद वर्मा से लोग खौफ खाने लगे। उसके आगे पीछे दुम हिलाने लगे। जिस शख्स ने बड़े साहब को सरेआम बेइज्जत किया और जिसके बदले में बड़ा काम पा रहा हो, उसके क्या कहने। 15 मिनट की अवधि ने उसे लोक निर्माण विभाग के इस कार्यालय का सन्नाम नेता बना दिया। उसका दिल टूट गया था। सस्पेंड होने की उसकी हसरत का अब क्या होगा। वह जिस दलदल से उबरना चाहता था उसी में और धंस गया। सस्पेंड होकर 2/3 वेतन का मजा लेने का अपना सपना चकनाचूर हो चला था। उसे महसूस हो रहा था कि सुखी जीवन होना उसकी तकदीर में नहीं। बहरहाल वह अभी परास्त नहीं हुआ था। उम्मीद की एक हल्की सी कौन थी कि एक न एक दिन सस्पेंड हो जाएगा। वह प्रयत्न भी कर रहा था। उसी क्रम में एक दिन राधा अग्रवाल के सामने पहुंचा और लोफरों की तरह पंजों के बल घूमकर बोला, राधा मेरी जान, क्या इरादे हैं। इसके बाद उसने रंगील रुमाल हवा में उछालकर झटके से नीचे कर लिया। एकदम कटार हो कटार। उसे आशा थी कि अब तो हर हालत में राधा अग्रवाल उसको चप्पलों से पीटेगी और एकदम ऊपर तक शिकायत करेगी। पर यह क्या, राधा अग्रवाल तो मुस्कुराने लगी। सर, आप बस खाली पीली बातें करते हैं। वह भौचक्का था। मैंने राधा अग्रवाल को समझने में भूल की। वह तो बदचलन है। उसे निश्चय किया कि भविष्य में उसको बहन जी कहा करेगा और मिलने पर नजरें नीची करके करबद्ध नमस्कार करेगा। अगले दिन वह कार्यालय शराब पीकर पहुंच गया। आंखें लाल लाल और चाल लड़खड़ाती। उच्च स्वर में लोगों को गालियां बकनी शुरू कर दी। कुछ के बारे में कहा कि उन्हें गोली मार देगा, कुछ का गला काट डालने और कुछ को ठाई से उड़ा देने की घोषणा की। रही सही कसर उसने अभियंता अधिकारी तिवारी को झापड़ मारकर पूरी कर दी। इसके बाद ठेकेदार से 2 दिन के लिए मांगे गए रिवॉल्वर से हवाई फायर किया और वापस घर लौट आया। अगले दिन वह पूर्ण विश्वास के साथ कार्यालय पहुंचा। उसे पक्का यकीन था कि अब तो उसे सस्पेंड करने की कार्यवाही शुरू ही हो गई होगी। पर दुखद आश्चर्य की कार्यालय में उसकी तूती बोल रही थी। बड़े साहब ने उसको कमरे में बुलाया। मैं तो सोच रहा था कि तिवारी की तरह मेहरोत्रा को भी पीटोगे। यार, उसे भी एक दिन 4 झापड़ रसीद देते। सरोज वर्मा अति प्रसन्न थी कि पति जी की कोशिशों के बावजूद सस्पेंड नहीं हो सके। ऊपर से वह अफसोस जताती। मैं तो भगवान से मनाया करती हूँ कि आप सस्पेंड हो जाते, पर मैं क्या करूँ, उसने सुनी ही नहीं। खैर, चिंता मत करें, आज नहीं तो कल सस्पेंड होकर रहेंगे। इसके बाद वह गुपचुप ढंग से भगवान से निवेदन करती, माफ़ करना भगवान, मैंने झूठ बोला। तुम इन्हें कभी मत सस्पेंड होने देना। इनका तो दिमाग फिर गया है, एकदम सनक गए हैं। अब इस भक्तिन की लाश तुम्हारे ही हाथों में है प्रभु। प्रभु की कृपा से अथवा किसी अन्य वजह से प्रमोद वर्मा का मन नौकरी में लगने लगा। वह मनोयोग से निर्माण में मशगूल हो गए। सरोज वर्मा संतुष्ट थी। जिस प्रकार से महाशय सस्पेंड होने से नौकरी करने पर आ गए हैं, उसी भांति कालांतर में घूसखोरी पर भी लौट जाएंगे और जीवन की नैया बड़े मजे से चलती रहेगी। लेकिन ऑफिस में भरपूर असंतोष पनपने लगा था। प्रमोद वर्मा से सहायक अभियंता ने 10 क्रेट विस्की मांगी। बड़े साहब के बेटे की शादी के लिए चाहिए। स्वयं बड़ा साहब वर्मा से बोला, भाई, खाने पीने के मामले में कायस्थों से अधिक कौन जानता है, इसीलिए शादी के बाद रिसेप्शन के दिन खाने और पीने का इंतजाम तुम्हारे हवाले। साहब, मैंने छोड़ दी है, न पीता हूँ न पिलाता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मदिरा को अनेक पापों का मूल बताया है। जहाँ तक भोजन संबंधी व्यवस्था का प्रश्न है, तो मैं कुछ उम्दा किस्म के कैटर्स के बारे में जानकारी दे सकता हूँ, जो लजीज खाने के लिए खासे मशहूर हैं, जैसे नॉन वेजिटेरियन के लिए। मजाक की बात छोड़ो वर्मा, सीरियस हो जाओ।
यहाँ जेई लोग लड़की तक सप्लाई कर देते हैं और तुम हो कि दारू और खानों के नाम पर नक्शा पाद रहे हो। देखिए, न वे जेई होते हैं न इंसान, वे भड़वे होते हैं। वैसे किसी के गिरने की बात का क्या? आपकी ही पोस्ट पर बैठे एक बड़े साहब ने ट्रांसफ़र रुकवाने के लिए खुद अपनी ही बेटी सप्लाई कर दी थी। कृपया आप जान लें कि मैं प्रमोद वर्मा भड़ुआ दलाल नहीं, इंसान हूँ। और उस दिन तो विस्फोट ही हो गया। सड़क बनकर तैयार हो गई, ऑफिस में प्रशंसा की लहर दौड़ गई। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर खुश था, सहायक अभियंता खुश था, अकाउंटेंट खुश था, कैशियर, क्लर्क, चपरासी सभी प्रसन्न थे कि कमीशन के रूप में मोटी धनराशि हाथ आएगी। सभी ने अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी पत्नी और बच्चों से खरीदारी का वादा कर रखा था। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इस बात से भी आनंदित था कि उसके इलाके से एसी साहब, चीफ इंजीनियर, इंजीनियर इन चीफ और मंत्री सभी तगड़ी रकम काटेंगे और मस्त हो जाएंगे। वे आनंद से झूम उठेंगे और उसको अधिक फलदार जनपद में स्थानांतरित कर देंगे। बस कनिष्ठ अभियंता प्रमोद वर्मा की रिपोर्ट मिलने की देर थी। उसके उपरांत तो युद्ध स्तर की तैयारी से ठेकेदार का चेक कटना था और कमीशन का बंटवारा होना था। लेकिन कनिष्ठ अभियंता प्रमोद वर्मा की रिपोर्ट ने उनकी सारी खुशियों को तबाह कर दिया था। उसने लिखा था कि सड़क के निर्माण में अनुबंध की शर्तों की घोर अवमानना की गई है। इसके बाद ही प्रतीत हुआ कि प्रयुक्त सामग्री में भारी घपला हुआ है। वह सड़क कमजोर ही नहीं, दो कौड़ी की बनी है। इसके एवज में किया गया भुगतान जनता तथा सरकार के साथ विश्वासघात होगा। सनसनी फैल गई। लोक निर्माण विभाग हैरत में था कि ऐसा भी हो सकता है। एक लंबे अरसे बाद प्रमोद वर्मा शराब पी रहा था। सरोज वर्मा तवे पर कबाब सेक रही थी। उजली गणित का सवाल हल कर रही थी। वह नशे में आने लगा था। गिलास उठाकर बेटी से बोला, बिटिया, ये घूस की शराब नहीं है, मैं अपनी तनख्वाह के पैसे से लाया हूँ। तभी धाएं धाएं गोलियां थमी तो बाहर से गालियों की आवाज़ें आने लगी। दरवाज़ा भी जोर जोर से पीटा जा रहा था। निकल जा साले महात्मा गांधी की औलाद। प्रमोद वर्मा, सरोज वर्मा, उजली तीनों डबल बेड पर एक दूसरे को पकड़े सांस रोके चिपटे हुए थे। वे थरथरा रहे थे। बाहर से अब ईंट पत्थर फेंके जाने लगे थे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने एसी साहब को कनिष्ठ अभियंता प्रमोद वर्मा को सस्पेंड कर देने का प्रस्ताव भेजा। एसी ने चीफ को, चीफ ने इंजीनियर इन चीफ को लिखा। ठेकेदार के आग्रह पर मंत्री ने भी इंजीनियर इन चीफ को आदेश दिया। इंजीनियर इन चीफ ने चीफ को, चीफ ने एसी को, एसी ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भेजा कि उनके कार्यालय का कनिष्ठ अभियंता प्रमोद वर्मा सस्पेंड किया गया। सरोज वर्मा पति से कहने लगा, इससे तो अच्छा था कि आप इस्तीफा दे देते नौकरी से। चारों तरफ बेइज्जती हो रही है, रिश्तेदार हंस रहे हैं। जो हंस रहे हैं वे नीच हैं। नीच लोग ही दूसरों के कष्ट पर हंसते हैं और हमें नीच लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक इस्तीफे का सवाल है तो पहले मैंने उसी मार्ग पर चलना चाहा था, लेकिन तुम ही गिड़गिड़ाने लगी थी। वैसे यदि तुमको इस्तीफा इतना ही प्रिय है तो मैं उसका रास्ता निकालता हूँ। सरोज वर्मा अवाक रुआसी सी पति को देखने लगी। प्रमोद वर्मा ने अपनी बात जारी रखी। हाँ, मैं अपने सस्पेंड के खिलाफ कोर्ट से स्टे लूँगा। कोर्ट हर बात पर स्टे दे देता है। इस देश में एक दिन आएगा जब हत्यारा हत्या करने और चोर चोरी करने के अपने अधिकार के पक्ष में स्टे लगाएगा। मुझे तो 100% स्टे मिलेगा। यह अलग बात है कि उसके फौरन बाद मैं नौकरी से इस्तीफा देकर तुम्हारी मुराद पूरी कर दूंगा। वह काँप गई। नहीं नहीं, आप इस्तीफा मत दें, हमारे लिए सस्पेंशन ही उचित और लाभदायक है। प्रमोद वर्मा संतुष्ट था। और हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं कल ही अपने एक संपादक दोस्त से मिलूंगा। उससे कहूँगा कि अपनी पत्रिका में मेरे साथ हुए अन्याय की खबर छापे और मुझे नौकरी दे दे। मैं लोक निर्माण विभाग की चूल्हे हिला दूंगा। पत्रकारिता लोकतंत्र का सबसे आदरणीय तथा निर्भीक स्तंभ है। पत्रकार बनूंगा और समाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष छेड़ूंगा। संपादक दोस्त ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, गले लगा लिया था। उसके मुंह से भभका उमड़ रहा था। सूर्य अस्त होने के पहले ही दारू चढ़ाकर संपादन कर रहा था दोस्त। हाँ, तो क्या समस्या है? समस्या नहीं है, समस्याएं हैं। एक यह कि मैं सस्पेंड कर दिया गया हूँ। मेरे साथ हुए इस अत्याचार को अपनी पत्रिका के माध्यम से उजागर करिए। उजागर हो जाएगा, पर किसी अखबार में। पत्रिका में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भांडाफोड़ छपता है। दूसरी बात, अब मैं खाली हूँ। मेरा लिखने पढ़ने का अनुभव है ही।
मैं अनुरोध करता हूँ कि आप अपने यहाँ मुझे काम दे दीजिए। इसके बारे में कल बतलाऊँगा। अगले दिन उसने संपादक से मुलाकात की। मेरी नौकरी का क्या हुआ? मिल गई तुमको? कब ज्वाइन करूँ? अभी से काम शुरू कर दो। पर हाँ भाई, एक बात साफ कर दूँ इसी वक्त कि हम अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दे सकेंगे। प्रमोद वर्मा खुशी से बोला, धन्यवाद धन्यवाद। नियुक्ति पत्र न देने के लिए धन्यवाद। कृपया किसी रजिस्टर पर मेरा नाम भी न दर्ज कराइए। वह हंसते हुए चिल्लाया, श्रम कानूनों का उल्लंघन भी कभी कभी कर्मचारी के लिए हितकारी ही हो जाता है। दोस्त क्रुद्ध हो गया, तो मुझ पर फब्ती कस रहे हो? नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हो गई। मुझे चाहिए ही नहीं नियुक्ति पत्र। मैं एक सस्पेंड सरकारी मुलाजिम हूँ। कानूनी तौर पर दूसरी नौकरी करने से मेरे केस का कबाड़ा हो जाएगा। ठीक है, जगमोहन से मिल लो, वह तुम्हारी सीट बता देगा। वह संपादक के कमरे से निकला तो अभी सभी लोगों के सामूहिक रूप से सवाल किया, अपॉइंटमेंट लेटर पाए कि नहीं? नहीं। आप लोगों को मिला है क्या? नहीं। तो आप लोग भी सस्पेंड हैं क्या? मतलब? कुछ नहीं कुछ नहीं, वह संभला। उसने कुछ प्रसंग को बदलने के लिए तथा कुछ अपनी सीट पाने की गरज से पूछा, जगमोहन कहाँ है? जगमोहन के कान में दर्द था। वह हकीम के पास गए थे। इधर उधर एक सीट अपेक्षाकृत नई, खाली और साफ दिखाई पड़ी। उसने अनुमान लगाया यही उसकी सीट है। वह बैठने के लिए नितंब नीचे झुका ही रहा था कि एक युवती आई। कहिए, मेरी सीट पर क्यों बैठ रहे हैं? मैं भूल गया था कि इस ऑफिस में युवतियों की सीट खाली और ऐसी होती है जैसे उस पर कोई काम ही नहीं होता। वह उठ खड़ा हुआ। वह पछता रहा था कि उसे उस सीट पर एक बार बैठ तो जाना ही चाहिए था। युवती सुंदर है, उसके बैठने के स्थान पर बैठना कितना सुखद होगा। उसने स्वयं को तसल्ली दी, किसी दिन चाहे देर तक ऑफिस में रहना पड़े, वह युवती की कुर्सी पर बैठेगा जरूर। जितनी जगह में वह बैठती होगी ठीक उसी आयतन के भीतर धंस जाएगा। उसके हृदय ने धक्कारा कि वह एक शादीशुदा इंसान है। उसे इस प्रकार की कल्पनाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की कल्पनाएं पराई स्त्री के प्रति कामोद्दीपन पैदा करती हैं। उसने कान पकड़ा, मैं अपनी पत्नी को ही प्यार करूंगा और पराई स्त्री के प्रति कामोद्दीपन नहीं पैदा होने दूंगा। रात वह पत्नी से बोला, मुझे लगता है कि अब मैं सुखी हो सकूंगा। मेरी ऊब के दिन गए। उत्साह उमंग की नई भोर मेरे जीवन की कुंडी खटखटा रही है। अगले दिन दफ्तर में काम ज़्यादा था और जो था उसे आज ही करना कोई ज़रूरी नहीं था, इसीलिए वह कान कुल बुला रहा था। उसने सोचा, खुजलाने, कान कुल बुलाने इत्यादि में कितना आनंद है, वह भी निःशुल्क। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने बिजली सी फुर्ती के साथ कान से उंगली हटा दी। उसे महसूस हुआ कान कुल बुलाने का आनंद कितना क्षीण और तुच्छ है नारी सौंदर्य के सामने। लड़की बैठ गई। वह विवाह के पहले प्रेम करना घातक है लड़कियों के लिए शीर्षक का लेख छपाने आई थी। प्रमोद वर्मा बोला, तो क्या विवाह के बाद प्रेम करना फायदेमंद है लड़कियों के लिए? देखिए, इसका शीर्षक ठीक नहीं है। दूसरी बात, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बशर्ते बुरा न मानिएगा, कि क्या आप किसी से प्रेम करती हैं? नहीं। पर आप इतने गर्व से क्यों इनकार कर रही हैं? यह इतनी घृणास्पद वस्तु तो नहीं है। वैसे यदि प्रेम नहीं करती हैं तो ज़रूर आप मुकेश के दर्द भरे गाने सुनती होंगी, लता मंगेशकर भी पसंद होगी। यदि घर की आर्थिक स्थिति ठीक हुई तो आप पेंटिंग या बागवानी करती होंगी, नहीं तो क्रोशिया और स्वेटर बुनने में प्रवीण होंगी। मैं आपके संपादक से शिकायत करूंगी कि आप वाहियात इंसान हैं। देखिए, बहुत हुआ तो संपादक यहाँ से हटा देगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं लोक निर्माण विभाग का एक सस्पेंड जूनियर इंजीनियर हूँ। मुझे 2/3 वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त ऊपर की कमाई से मैंने बैंक में सम्मानपूर्ण धनराशि इकट्ठा कर रखी है, और यदि शेयर बाजार का कबाड़ा न हुआ होता तो मैं ठीक ठाक धनवान होता। पर मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि मैं पैसे का रुतबा दिखलाकर आपको प्रभावित करने की चेष्टा कर रहा हूँ। वैसे भी भारतीय मर्यादा की बेड़ियों ने मेरी रोमानी संभावनाओं को जकड़ दिया है। जी हाँ, मेरा विवाह कुछ साल पहले संपन्न हो चुका है और मैं एक बेटी का बाप हूँ। मैं उम्र के उस पड़ाव पर हूँ जहाँ दरवाजे पर प्रेम नहीं, बीमारियों के कोपल फूटते हैं। लड़की हंस पड़ी।
आपसे तो नाराज भी नहीं हुआ जा सकता। वैसे आपके ऑफिस छोड़ने का वक्त हो चुका है, हम बस स्टैंड तक साथ चल सकते हैं। दोनों कार्यालय से साथ निकले। 10 कदम ही बड़े होंगे, प्रमोद वर्मा खड़ा हो गया। लड़की भी ठिठक गई। क्या है? आपके बाल कितने लंबे हैं? कुर्सी पर बैठी थी तो पता ही नहीं लगता था। ये वाकई बहुत लंबे हैं। लड़की को अच्छा लगा। मेरे बाल लंबे तो हैं, लेकिन घने नहीं हैं या काले भी नहीं हैं, सुनहले हैं। सुनहले? यह तो बड़ी अच्छी बात है। सुनहले बाल तो परियों के होते हैं। संस्कृत साहित्य में ऐसी लड़कियों को मधुकेशी कहा गया है। जी हाँ, आप शहद जैसे बालों वाली लड़की हैं, मधुकेशी। वे धीरे धीरे चलने लगे। प्रमोद वर्मा अब गंभीर हो गया था। रास्ते भर वह अपनी जीवा से बौद्धिकता की रसवर्षा कर रहा था। लड़की विभोर थी। वह हैरत में भी थी कि यह आदमी इतना मस्खरा और इतना बुद्धिमान दोनों कैसे है। लड़की ने अब तक न ऐसा मस्खरा देखा था, न ऐसा बुद्धिमान। प्रमोद वर्मा था कि बोलता ही जा रहा था। तभी बस आई और वह अद्भुत तत्परता से बस में चढ़ गया और हाथ हिलाकर टाटा करने लगा। लड़की को दूसरी बस पकड़नी थी। उसकी माँ ने उसे रिक्शा के लिए पैसे भी दिए थे, इसीलिए वह रिक्शा करने का भी मन बना रही थी। वह बस से गई या रिक्शे से, यह प्रमोद वर्मा को मालूम न हुआ। वह बस में खड़ा खड़ा बाहर के जड़ किंतु गतिशील से लगते पदार्थों को निहारता हुआ भीड़ के धक्के खा रहा था। उस समय उसकी चेतना में धक्के और ठेलम ठेल विराजमान थे। उसमें लड़की नहीं, घर जल्दी पहुंचने की इच्छा हिलोरे मार रही थी। घर पहुंचते पहुंचते तो वह लड़की को भूल ही गया। कई दिन भूला रहा। वह इतवार की सुबह थी। वह नाश्ता करने के बाद काफ़ी देर तक पढ़ता रहा। फिर उसे अनुभव हुआ कि बैठे बैठे उसका पेट फूल आया है। थोड़ी देर वह बेटी से इस आशा के साथ खेलता रहा कि उछल कूद से उसका पेट पिचक जाए। होना क्या था, थोड़ी सी वायु किसी तरह बाहर निकली और उसका पेट पिचक जाता, पर वैसा नहीं हो पाया। तो उसने सोचा कि सिगरेट पीते हुए टहला जाए। दुकान पर सिगरेट जलाकर उसने टहलना शुरू किया। थोड़ी ही दूर चला होगा कि वह लड़की जल उठी। उसे पता नहीं था कि कल से ही उसके भीतर वह थी, बस अंधेरा होने के कारण दिखती नहीं थी। और इसी क्षण वह लड़की उसके हृदय में चलने लगी। अगले दिन सुबह वह ऑफिस के लिए बस से उतरा तो फिर लड़की हृदय में चलने लगी। शाम को वह लड़की उसके पास आई। कहिए, क्या हुआ मेरे लेख का? छापेंगे? उस पर तो अभी विचार हो रहा है, प्रमोद वर्मा ने कहा। आप सिर क्यों नहीं उठा रहे हैं? प्रमोद वर्मा कुछ लिख रहा था। उसने आंखें ऊपर की। इसीलिए कि आप बहुत सुंदर हैं। सचमुच आप बहुत सुंदर हैं। आपको जितना ही देखूंगा उतना ही मैं व्याकुल होता जाऊंगा। आप मेरी घनिष्ठ होती तो मैं कह देता आप बुर्का पहन कर आया करें। सचमुच आपको मैं देखता हूँ तो व्याकुल हो जाता हूँ। आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। भविष्य में आपको मुझसे ऐसी ही उम्मीद करनी चाहिए। पहले मैं दृढ़ आत्मबल वाला था, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि मैं एक गिरा हुआ पतित इंसान हूँ। आप यकीन माने, मैं कोई नैतिकता का पुजारी नहीं हूँ। इस मौके पर यह स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं समझ रहा हूँ कि मैं आपको कमोबेश प्यार करता हूँ। इसी तरह वह एक रेस्तरां में बैठे थे। प्रमोद वर्मा ने कहा, आप अग्नि की तरह दैदीप्यमान रहती हैं। सच कहता हूँ, जो छुए सो जल जाए। लड़की हंसी। विश्वास नहीं हो रहा है ना? देखिए, मैं अभी आपको छूता हूँ और जल जाता हूँ। उसने लड़की को छू लिया। मैं जल गया। हाँ, मैं झुलस चुका हूँ। यदि आप में अंतर्दृष्टि होती तो देखती, मेरे भीतर धुआं ही धुआं भरा है। लेकिन मैं ऐसा जला हूँ कि निखर गया हूँ, जैसे स्वर्ण निखर उठता है। हालांकि मैं स्वर्ण नहीं, तांबा हूँ, पीतल हूँ, बल्कि मैं टीन हूँ, जो आपकी सोहबत में सोना बन गया। प्रमोद वर्मा इन दिनों काफ़ी मुदित था। उसे लग रहा था कि यही वह नेमत है जिससे वह वंचित था और सुखी नहीं महसूस कर पा रहा था। लेकिन अब उसके पास खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। वह लड़की से कहता भी, आपको लगता नहीं कि आप जब मुझसे मिलती हैं तो मैं कितना खुश हो जाता हूँ? मेरी आंखें कितनी चमक उठती हैं। लड़की मुस्कुरा देती या हंस देती और वह बदस्तूर दीवाना हो जाता। प्रमोद वर्मा के मित्र हैरत में थे कि कोई सस्पेंड मुलाजिम इतना प्रसन्न कैसे रह सकता है, जबकि सरोज वर्मा समझती थी कि वह प्रसन्नता नौकरी से मुक्ति पाने की आत्मिक संतुष्टि का द्योतक है। सरोज वर्मा को यह भी अच्छा लगता था कि पति जी ने पिछले दिनों
नियमित दंड बैठकों के माध्यम से तोंद पिचका ली थी और क्रोध कम करते थे। कुल मिलाकर सब कुछ प्रफुल्ल ढंग से व्यतीत हो रहा था। लग रहा था कि प्रमोद वर्मा पत्नी सरोज वर्मा की आंख में इसी प्रकार धूल झोंकता हुआ अनवरत प्रसन्न बना रहेगा। लेकिन एक दिन मामला हत्थे से उखड़ गया। हुआ यह कि छुट्टी की दोपहर थी और उसने चावल ज़्यादा खा लिया था। उसके हाथ पांव सुस्त पड़ने लगे, शरीर भारी हो गया और नींद आ गई। सोकर उठा तो पाया कि चावल पच गया है और उसे जुकाम हो गया है। घिनौने रूप वाला प्रगाढ़ जुकाम नहीं, बल्कि एकदम शुरू का मध्यम और उदात्त जुकाम, जो मनुष्य को विकट त्यागी तथा गुरुगंभीर बना देता है। उसमें दुख, प्रसन्नता, जीवन के प्रति दार्शनिक भाव पैदा करता है। ऐसे ही जुकाम के कारण धीरोदात्त बना। वह पैर हिलाते हुए सोच रहा था। सोचते सोचते वह लड़की के बारे में सोच बैठा। लड़की के विषय में चिंतन की प्रक्रिया के दौरान ही उसमें आत्मभर्त्सना का सोता फूट पड़ा। मैं इस चक्कर में पड़कर हास्यास्पद होने के लिए क्यों आमादा हूँ? उम्र के इस पड़ाव पर मैं छिछोरेपन की हरकतें कर रहा हूँ। उसने थोड़ी देर पांव हिलाए। मैं भी कैसा मनुष्य हूँ? लड़की के इतराने पर, प्रेम भरी आंखें नचाने पर, बात बात पर धत्त जाओ मैं नहीं बोलती, कहने पर, गाना गाने पर मुझे हंसी आनी चाहिए, किंतु मैं मोहित होता हूँ। वह बेचैनी से टहलने लगा। मुझ में तो इस लड़की के लिए वात्सल्य उमड़ घुमड़ पड़ना चाहिए था, लेकिन मैं श्रृंगार की डफली बजा रहा था। पके बाल, उन्नत तोद, कठोर कब्ज, अपरंपार वायु विकार किए हुए। जब मैंने प्रणय निवेदन किया होगा तो कितना बड़ा मूर्ख और विदूषक लगा होऊंगा। उसका मन प्रेम से उचाट होने लगा। कठोर कब्ज के स्मरण से उसे इन दिनों तेजी से सिर उठा रहे अपने फिस्चुला का स्मरण हो आया। वह कराह उठा। यह फिस्चुला भी कितना मजाकिया रोग है, किसी को बताने में लज्जा आती है। वह पीड़ा से बिलबिलाया। उसने रीढ़ सीधी करके स्वयं से कहा, मैं अब हिम्मत से काम लूँगा, प्रेम को समाप्त करूँगा और लोगों को अपने फिस्चुला का परिचय दूंगा। वह बाहर निकल गया। पड़ोस के चाचा जी दिखे, जो धार्मिक व्यक्ति थे, हमेशा बुझे बुझे रहते थे। उसने चाचा जी से कहा, नमस्कार, मुझे फिस्चुला हो गया है। ये क्या होता है बेटा? इसे हिंदी में भगंदर कहते हैं, लेकिन दरअसल यह गुदा रोग है। इसमें मलद्वार के पास फोड़ा हो जाता है। चाचा जी बेसाख्ता हंसने लगे। उसने कुछ दूसरे परिचितों को बतलाया कि उसको फिस्चुला है, तो वे भी दिल खोर का हंसे। उसे आश्चर्य हुआ कि हमेशा मुंह लटकाए रखने वाले संतप्त लोग थे ये, इतना हंस कैसे रहे हैं? उसको अपने फिस्चुला पर गर्व महसूस हुआ। वह दुखी पीड़ित रो रहे लोगों को हंसा सकता है। उसने निश्चय किया कि वह इस मूल्यवान फिस्चुला को परेशान समुदाय को हंसाने का माध्यम बनाएगा। वह थोड़ी देर के लिए ही सही लोगों को फिस्चुला के जरिए खुशी प्रदान करेगा। घर में आकर पत्नी से बोला, मुझे फिस्चुला है भाई। तो कौन सी नई बात है? वह तो है ही। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि मुझे फिस्चुला है। वह गुनगुनाने लगा, मुझे फिस्चुला है, फिस्चुला है, फिस्चुला है। सरोज वर्मा भी हंसने लगी। पत्नी के चेहरे पर यह हंसी उसे बड़ी ही पवित्र तथा मनोरम लगी। वह उसके प्रति असीम करुणा से भर उठा। अगले दिन उसने ऑफिस फ़ोन कर दिया कि वह देर से पहुंचेगा। उसके बाद वह अपने पुराने ठिकाने लोक निर्माण विभाग पहुंच गया। वह वहां बहुत दिन बाद गया था। सहकर्मी पूछने लगे, क्या हाल है वर्मा जी? मज़े में हूँ, फिस्चुला हो गया है, आराम से दिन कट रहे हैं। ये फिस्चुला क्या भला है? हिंदी में इसे भगंदर कहते हैं, लेकिन दरअसल यह गुदा रोग है। सब हो करके हंसने लगे। उसे संतोष हुआ और अपने कमरे में आया जहां वह बैठता था। उसकी कुर्सी खाली थी। उसे उसने विरक्ति से देखा। इसी पर मैं इतने वर्षों से बैठ रहा था और मुझे फिस्चुला हो गया। मेरे फिस्चुला की जननी है यह कुर्सी। उसे तकलीफ हुई और दीवार पर टेक लगाकर झुक गया। बर्दाश्त नहीं हुआ तो टॉयलेट में घुसा और तकलीफ से ऐंठ गया। वह बाहर निकला तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चरण साहब आते दिखे। उन्होंने पूछा, कहो वर्मा, कैसे हो? बस साहब, ठीक हूँ, आजकल फिस्चुला हो गया है। साहब मुस्कुरा उठे। संपूर्ण लोक निर्माण विभाग का वातावरण मनोरंजनमय हो गया। लेन देन, बेईमानी, चोरी के अहरनिश चक्कर में कुटिल बन गए। वहाँ के कर्मियों के चेहरे पर फिस्चुला ने सहज हास ला दिया था। वह पत्रिका के दफ्तर पहुंचा तो दोपहर हो चुकी थी और संपादक लंच कर रहा था। वह उसके सामने खड़ा हो गया। संपादक ने सिर उठाया और खाते खाते पूछा,
कुछ काम है क्या प्रमोद? जी हाँ, बात दरअसल यह है कि मैं रिपोर्टिंग में काम करना चाहता हूँ। अब डेस्क के काम से मुक्त करिए मुझको। क्यों? इसलिए कि मुझको फिस्टुला हो गया है, जिससे बैठने में मुझे दिक्कत होती है। वह साथियों के बीच हाजिर हुआ। सब कम वेतन, असुरक्षित भविष्य के शिकंजे में जकड़े दीनहीन, धकियाए हुए मुरझाए व्यक्तित्व थे। लंच में रोटी सब्जी खाकर इस प्रतीक्षा में शांत बैठे थे कि कहीं से चाय की व्यवस्था हो जाती। प्रमोद वर्मा ने घोषणा की कि वह सबको चाय पिलाना चाहते हैं। क्यों भाई, नौकरी बहाल हो गई है क्या? नहीं, फिर भी यदि वैसा हुआ तो वह मेरे लिए हर्ष नहीं विषाद का विषय होगा। मैं नौकरी में 58 साल बाद एक्सटेंशन तो चाहता हूँ, लेकिन हमेशा सस्पेंड बने रहने की कामना है मेरी। इस परिस्थिति में एक अप्रतिम आनंद है। फिर क्या बात है जो इतना चहक रहे हो? मुझे फिस्टुला हो गया है। हिंदी में इसे भगंदर कहते हैं, लेकिन दरअसल यह गुदा रोग है। हंसते हंसते लोटपोट हो गए सब। उन्हें मजा लेने का एक शस्त्र मिल गया। लोग उससे पूछते, कहिए प्रमोद जी, आपके फिस्टुला का क्या हाल चाल है? वह कहता, बढ़िया है, मज़े में है वह। उसने संपादक से फिर कहा था कि बैठने में फिस्टुला दब जाता है और असह्य वेदना होने लगती है, इसीलिए उसे रिपोर्टिंग में लगा दिया जाए। संपादक ने ठहाका लगाते हुए कहा था, विचार करूँगा। वह मन महसूस कर बैठा कि जाने कब विचार का क्रियान्वयन होगा। वह फिर संपादक के कमरे में गया। मेरा फिस्टुला दर्द कर रहा है, मुझे छुट्टी दे दीजिए आज की। वह बाहर सड़क पर खड़ा रिक्शे का इंतजार करने लगा। दूसरी दिशा में एक रिक्शा आकर खड़ा हुआ। उसमें से लड़की उतरने लगी। उसने उससे वहीं रहने का इशारा किया और खुद उसके बगल में जा बैठा। रिक्शे ने दोनों को एक रेस्तरां के सामने उतार दिया। वे कोने की टेबल घेर कर आमने सामने बैठे। प्रबोध वर्मा ने लड़की को देखा। लड़की आज चुस्त और चमकदार कपड़े पहनी थी। उसके उभरे हुए प्रकट वक्ष मन विचलनकारी लग रहे थे। कसी हुई जांघों ने भी उसे डांवाडोल बनाया। वह खड़ा हो गया। मैं आपके बगल में बैठना चाहता हूँ। जाकर बैठ गया। लड़की थोड़ा दूर खिसकी। वह पास खिसका। उसने लड़की के हाथ देखे। वे खुले थे, गोरे थे, पर उन पर अवांछित बाल थे। उसे शंका हुई कहीं लड़की के मूछें तो नहीं है हल्की फुल्की। उसने सोचा, हो सकता है लड़की के पेट और पीठ पर बाल उगे हों। वह वितृष्णा से भर उठा। मैं जहाँ बैठा था वहीं बैठूंगा। वह सामने जाकर बैठ गया। खुद को धिक्कारा। आज कामदेव ने अपना वाण चला दिया था। किस तरह बच सका हूँ? उसमें लड़की के मामले में दोबारा आत्मभर्त्सना तथा आत्मव्यंग्य की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। अंततः वह लड़की को लेकर मजाकिया भावों से सराबोर हो गया। लड़की की कुछ हरकतों की कल्पना की और हंस पड़ा। आप हंस क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अपना हाथ लाइए, मैं ज्योतिष से बता दूं क्यों हंसे। लड़की ने हाथ पकड़कर नाटकीय ढंग से कहा, इसलिए हंसे जनाब कि आपका वेतन बढ़ने वाला है। बहुत सही बताया आपने। और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। पूछूं? हाँ हाँ, तो बताइए। वह फिर हंसा। मेरा फिस्टुला कब ठीक होगा? ये क्या होता है? फिस्टुला को हिंदी में भगंदर कहते हैं। दरअसल ये गुदा रोग है। इसमें मलद्वार पर फोड़ा। बस 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 करिए। लड़की खिसिया गई। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। मलमूत्र विसर्जन समाज के सभी प्राणी करते हैं। आप यकीन मानिए, मुझे फिस्टुला हो गया है। यह कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, पर इसमें दर्द बहुत होता है, खासकर बैठते समय। बैठने में भी दीर्घ का समाधान के साथ ज़्यादा। फिस्टुला की एक विशेषता यह होती है कि यह ऑपरेशन के उपरांत ठीक हो जाता है, किंतु अमूमन यह कुछ दिनों बाद फिर हो जाता है। कभी कभी तो ऑपरेशन के बावजूद इंसान जीवन भर फिस्टुला का शिकार बनकर तड़पता रहता है। हाँ, तो अपनी ज्योतिष विद्या के आधार पर बतलाइए कि मेरा फिस्टुला कब ठीक होगा, और ठीक होने के बाद फिर तो नहीं उभर आएगा। लड़की ने कानों में उंगली ठूस रखी थी। चेहरा घबराहट और शर्म से बेहाल था। उसे प्रमोद वर्मा फूहड़ तथा क्रूर लग रहा था। वह रुआसी हो गई। रोते हुए उठी। पर्स लेकर तेजी से भाग गई। वह मुस्कुराया, पर अचानक बुझ गया। वह उदास हो गया। उचाट आंखों से आसपास को देखा। पैसा चुकाकर बाहर निकल आया। घर आते आते वह असहनीय कष्ट से घिर गया। फिस्टुला मर्मांतक हो चला था। लगता था कि इस यातना से बेहतर प्राण त्याग देना होगा। वह चारपाई पर गिर पड़ा।
उसके होंठ भिजे हुए थे। शरीर की समस्त शक्ति दर्द को बर्दाश्त करने में खर्च हो रही थी। वह काला पड़ता जा रहा था। सरोज वर्मा धीरे धीरे उसका सिर सहला रही थी। वह लाश की तरह लेट गया और हाँफने लगा। सरोज वर्मा उसके पेट का बेल्ट खोलने लगी। पैंट उतार कर उसको लुंगी पहनाई। दवा लगा दो, प्रमोद वर्मा कराहा। सरोज वर्मा ट्यूब से मलहम निकालकर उसके फिशुला पर आहिस्ता आहिस्ता मलने लगी। प्रमोद वर्मा ने कराते हुए निराशा से कहा, ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। ऑपरेशन के बाद फिशुला फिर उदित हो गया था। पूर्व फिशुला की तरह ही नृशंस था वह। प्रमोद वर्मा तकलीफ, जुगुप्सा और डर की भावनाओं से घिरा हुआ था। उसे यह दुख भी था कि फिशुला मनोरंजक नहीं रह गया था। उसके जिक्र पर लोग अब हंसते नहीं थे। दरअसल फिशुला अपनी सृजनात्मकता खो चुका था। प्रमोद वर्मा अब फिर पहले जैसा हो गया था। घर में पैर हिलाते हुए शून्य में ताका करता था अथवा ऊटपटांग हरकतों में लिप्त रहता था। उसे इस बात का अफसोस था कि इतने दिनों के बाद भी गाड़ी वही की वही है। वही शोभ और रूप, वही नीरस और बेस्वाद जिंदगी। सुख की शाश्वत अनुभूति तो दूर, उसकी झलक भर से वह वंचित था। वह अपने बाल नोचता, कैसे मैं सुखी होऊंगा, हताशा से भर जाता था। क्या मैं कभी सुखी नहीं हो सकूंगा? सरोज वर्मा जीवन साथी के अजीबोगरीब कारनामों का अवलोकन कर रही थी। वह डरी हुई थी कि सुख की तलाश में उसका पति पागल न हो जाए या वैराग्य न धारण कर ले, वरना उसकी भरी जवानी का क्या होगा, बच्ची का क्या होगा। प्रमोद वर्मा एक दिन नहाकर निकला तो सरोज वर्मा नाश्ता लगाकर इंतजार करने लगी। देर तक ना आने पर वह दूसरे कमरे में घुसी। देखा, वह एक चटाई पर पालथी मारकर आंखें मूंदे बैठा है। नाश्ता ठंडा होकर ऐठ गया। तब वह खड़ा हुआ। इसे ध्यान कहते हैं। इसके समुचित ढंग से करने पर सांसारिक विषयों का समन हो जाता है और मनुष्य को सुख से बढ़कर आनंद की अवस्था प्राप्त होती है। सांसारिक विषयों से पीछा छुड़ाने की बात पर सरोज वर्मा को पुनः अपनी भरी जवानी का ख्याल आया। उसने उसे बाहों में जकड़ लिया और उसके वस्त्रहीन बदन को धकेलते हुए शयन कक्ष में ले गई। शयन कक्ष में प्रमोद वर्मा का तौलिया अकेला, निस्सहाय, परित्यक्त पड़ा हुआ था और प्रमोद वर्मा को लग रहा था यही सुख है, आनंद है। इससे बड़ा, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद सरोज वर्मा पलटी, उसको अपनी तरफ खींचा, उसकी छाती पर सिर रखकर सुबकने लगी। फिर अचानक उसे झिझोड़ने लगी। पल भर भी ना बीता होगा वह बेतहाशा चूम रही थी। क्या अभी अभी जो था वह सुख नहीं था? सुख नहीं था, बोलो। सुख नहीं था। वस्तुतः वह सुख नहीं था, सुख का छलावा था। ये कितना पल भर के लिए था। सुख या आनंद क्षणभंगुर नहीं होता है। संभोग के सुख से अधिक स्थायित्व तो पूर्व फिशुला की दशा में था। लेकिन इस विवाद ने प्रमोद वर्मा में नामालूम कैसी रासायनिक क्रिया कर दी कि अगले दिन में जब भी वह ध्यान के लिए बैठता उसको संभोग सुख की याद आने लगती। रतिक्रिया के विभिन्न दाव उसके ध्यान का पटरा कर देते। थक कर उसने निर्णय लिया कि भोग में ही वास्तविक सुख है। बिना विलंब किए बैंक से धन निकाला और अनाप शनाप खर्च करने लगा। वह बेमतलब 2 महानगरों की यात्राएं कराया, जहां उसने कैबरे देखा था और जुआ खेला था। लोक निर्माण विभाग वाले उसे 3 महंगी दावतें पाकर हतप्रभ थे। सहायक अभियंता तिवारी का कथन था कि उसकी ज़रूर कोई लॉटरी निकली है, जबकि बड़े साहब चरण साहब का मत था कि वह किसी बड़े तस्कर गिरोह का सदस्य बन गया है। ठेकेदारों की सामूहिक राय थी कि उसको अर्थात गड़ा धन हासिल हुआ है। वह इन टिप्पणियों से बेपरवाह पैसे लुटा लुटा कर गुलछर्रे उड़ा रहा था। सरोज वर्मा उस समय सन्नाटे में आ गई जब प्रमोद वर्मा ने उससे आग्रह किया, चलो नाचा जाए, जबकि नृत्य कला में दोनों ही अज्ञानी थे। प्रमोद वर्मा नाचने के नाम पर बस अपने हिप हिला रहा था और सरोज वर्मा राजाओं को हवा देने वाले चंवर की तरह टुटरू टू डोल रही थी। नाचते हुए प्रमोद वर्मा को महसूस हुआ, मैं क्या चुतियापा कर रहा हूँ। वह कुर्सी पर बैठकर हाँफने लगा। नहीं नहीं, इन सब में सुख नहीं है। मैं भी सोचती थी कि जब नाचना आता ही नहीं है तो फिर नाचने में सुख कैसा। प्रमोद वर्मा ने विरक्त से कहा, मैं केवल नाचने की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भोग में सुख नहीं है। तब किस में है? सरोज वर्मा झुंझला गई। शायद त्याग में। तो अपना फिशुला क्यों नहीं त्याग देते? वह चिढ़कर बोली, फिशुला को त्याग सकना मेरे वश में नहीं है, लेकिन तुम्हें त्याग सकना मेरे वश में अवश्य है।
सरोज वर्मा की रूह फना हो गई। वह सो रही ओजली को छाती से लगाकर एकांत में देर तक रुदन करती रही। असुरक्षा बोध ने उसे इतना जकड़ा कि वह गंडे ताबीज के चक्कर में फंसने का निश्चय कर बैठी। लेकिन प्रमोद वर्मा पर किसी चीज का असर ही नहीं हो रहा था। हाँ, आंख से जल्दी ही उसकी आस्था उकड़ गई थी, किंतु वह एकांतवास और मौन पर अटक गया था। वह कहता, शब्द में ऊर्जा है, मौन अनंत ऊर्जा का भंडार करता है। जब भंडार यथोचित हो चलेगा तो सुख ही सुख होगा। बाद में मौन से भी नाउम्मीद होकर वह वाचालता और मिलनसारी में रम गया था। का तर्क था, ये इंसान क्या है, ईश्वर की संतानें हैं, इन्हीं में घुलने मिलने से सुख की उपलब्धि होती है। अब वह घर से जल्दी निकल जाता और देर से आता। पत्रिका कार्यालय में वह मौका मिलते ही लोगों से गप लड़ाने लगता। पत्रिका कार्यालय बंद होने के बाद वह लोगों से मुलाकात करने निकल पड़ता, कभी किसी के घर कभी किसी के घर। नतीजतन उसका दाम्पत्य जीवन विस्फोटक होने लगा था। भोग वाले दिनों की समाप्ति के पश्चात सरोज वर्मा पति के साथ घूमने नहीं निकल पाई थी। उजली भी पापा के साथ घूमने के लिए ठान बैठी थी। अतः सरोज वर्मा ने तय किया कि वह पति से दुखड़ा कहकर रहेगी। कोई तुक होती है घर से बाहर रहने की। मगर उस दिन अप्रत्याशित रूप से प्रमोद वर्मा पत्रिका कार्यालय से सीधा घर आ गया, थका बुझा था, हारा हारा सा। क्या बात है, सरोज वर्मा उसके बालों को दुलारने लगी। देखो, मेरे बाल मत खींचो, ये वैसे ही बुरी तरह टूट रहे हैं। वैसे भी जानती हो कि मुझको प्यार मोहब्बत के चोचले अच्छे नहीं लगते। रही बात की बात क्या है, तो मैं क्या बताऊं कि बात क्या है। रात को बताई उसने बात। खाने की मेज पर उसने कहा, सरोज, मेरा खाने का मन नहीं है, थोड़ा सा खा लो पापा। उजली ने भी आग्रह किया। नहीं बेटे, मन नहीं है। मेज पर बड़ी देर तक मौन बैठा रहा। प्रमोद वर्मा बोला, सरोज, मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं लगता किसी चीज़ में। मुझे लगता है कि मुझे कुछ चाहिए। क्या है वह जो मुझे चाहिए, यह मुझे पता नहीं है। सरोज, मैं सुखी नहीं हूँ। मेरी आत्मा अक्सर मुझको मत्ती है और मैं परेशान हो जाता हूँ। वाकई मैं सुखी नहीं हूँ। मैं क्या करूँ सरोज। सरोज वर्मा ने सोच विचार के बाद कहा, किसी बूढ़े बुजुर्ग से पूछो। वह खुश हुआ। वाह सरोज। वह उजली को उछालने लगा। मुझे पहले क्यों नहीं सूझी बिटिया। अगले दिन पत्रिका कार्यालय में घुसते ही संपादक के पास पहुंचा। एक काम था। संपादक बोला, छुट्टी चाहिए ना, फिस्टुला बढ़ गया है क्या। नहीं, मुझे यह जानकारी चाहिए कि इस शहर में सबसे अधिक उम्र का व्यक्ति कौन है। वाह, इस शहर में सबसे अधिक उम्र की एक बुढ़िया है जो 112 साल की है। वह नदी किनारे रहती है और उसके दांत अभी टूटे नहीं। लोग कहते हैं कि वह बच्चों का टोना उतारती है, कोढ़ मिर्गी के मरीजों को छू देती है तो ठीक हो जाते हैं। अर्धरात्रि में उसके शमशान घाट जाने के बारे में बताया जाता है। एक निवेदन और, मुझे आज की छुट्टी दे दीजिए। क्यों, तुम्हारा फिस्चुला तो बढ़ा नहीं। फिस्चुला की बात नहीं है, मुझे 112 वर्ष की बुढ़िया से मिलना है जो नदी किनारे रहती है और जिसके दांत अभी टूटे नहीं हैं। वह बुढ़िया से मिलने जा रहा था, तभी यकायक कई दिनों बाद लड़की टकरा गई। दोनों इस तरह आमने सामने हुए कि कतराने का विकल्प बचता ही नहीं था। कहाँ जा रहे हैं आप इतनी तेजी में, लड़की ने शुरुआत की। मैं 112 साल की बुढ़िया से मिलने जा रहा हूँ। अब बुढ़िया से ही मिलना रह गया है। मैं तुम्हारी इस बात का जवाब देता, पर जरा जल्दी में हूँ। और आपकी तबीयत कैसी है, लड़की गलत सवाल कर बैठी। ऑपरेशन के बाद फिर वही उभर आया फिशुला। वह मुस्कुराया। यह आपको मालूम ही होगा कि इन्हें हिंदी में भगंदर कहते हैं। यह गुदा रोग है। लड़की शर्म से पसीना पसीना हो गई। तबीयत के बारे में पूछने के लिए धन्यवाद। वह 112 साल की बुढ़िया से मिलने के लिए आगे बढ़ गया जो नदी किनारे रहती है और जिसके दांत अभी टूटे नहीं थे। बुढ़िया नदी किनारे रहती थी और सचमुच उसके दांत नहीं टूटे थे। सबसे बड़ी बात, उसके हाथों में ताकत और आंखों में रोशनी भी थी। वह पीठे पर बैठी किसी लकड़ी से अपनी पीठ खुजला रही थी। कुछ कोठी और कुछ मिर्गी के मरीज कमरे में बैठे बुढ़िया को निहार रहे थे। इक्का दुक्का बच्चे भी अभिभावकों के साथ आए थे। सब बुढ़िया को बुढ़िया कह रहे थे। वो या बुढ़िया को वह संबोधन बहुत पसंद था। पीठ खुजला चुकने के बाद बुढ़िया ने पानी पिया। फिर वह गुनगुनाने लगी, किसी पुराने लोकगीत की धुन। प्रमोद वर्मा ने आवाज़ दी, बुढ़िया जी नमस्कार। बुढ़िया ने हिकारत से कहा, जा जा उस कोने में बैठ। थोड़ी देर बाद वह पीढ़े से उठी।
कमर कमान जैसी झुकी थी। वह एक एक के पास जा रही थी, उसका सिर सहला रही थी। स्पर्श कराने के बाद लोग बाहर हो जा रहे थे। आखिर में सिर्फ वह बचा। बुढ़िया उसके पास आई। बोल, तुझे कोढ़ है कि मिर्गी? प्रमोद वर्मा घबराया। मुझे न कोढ़ है न मिर्गी, मुझे फिस्चुला है, पर मैं यहाँ इलाज कराने नहीं, कुछ पूछने आया हूँ। वह कमर पर हाथ रखकर सिर हिलाने लगी, जाकर फिर पीढ़े पर बैठ गई और हाँफने लगी। हाँफ चुकने के बाद गरजी, बोल, क्या पूछता है? बुढ़िया, मैं सुखी नहीं हूँ, किसी चीज़ में मन नहीं लगता, भटकता रहता है मन, हमेशा खाली खाली महसूस करता हूँ, उदास रहता हूँ। बुढ़िया, मैं बहुत परेशान हूँ, कई महीनों से सुख खोज रहा हूँ, जगह जगह ढूंढा, भांति भांति से ढूंढा, पर मिला नहीं। बता बुढ़िया, मैं सुखी कैसे होऊंगा? बुढ़िया बड़ी देर सोचती रही और आंखें मुलमुलाती रही। अचानक तमतमाकर खड़ी हो गई। बड़ा चला है सुखी होने। बोल बेवकूफ़, कभी तू दुखी हुआ है? बोल, कभी सच्चे मन से दुखी हुआ है? प्रमोद वर्मा को लगा बेहोश हो जाएगा। हथेलियों में सिर थाम कर बैठ गया। मैं आज तक दुखी नहीं हुआ। वह पसीना पसीना हो गया, हल्का हल्का कांप भी रहा था। दुख का मतलब जानता है मूर्ख? फोड़ा फुंसी, बुखार, बेरोग या बीवी बच्चों को डांट देने होने से दुख नहीं होता। हमेशा 24 घंटों का दुख, हमेशा आत्मा को मत्ते रहने वाला दुख। सुख को खोजेगा तो अपने को छलेगा, दुखी बन। बाहर आया। पीहड़ बरसात हो रही थी। बादल बिजली की चमक के साथ गरज रहे थे। तेज हवा थी। पेड़ पौधे जोर जोर से झूम रहे थे। वह भींगते हुए चल पड़ा। वह जल्दी से जल्दी दुखी होने का यत्न कर रहा था। वह गरीबों की बस्ती में गया, अस्पताल, अनाथालय गया और विधवाश्रम भी हो गया। पथरीली जमीन वाले इलाके में अकाल का हाहाकार था, वहां भी पहुंचा था। सब जगह दुख था। महंगाई, दंगा, बेटे की नौकरी, बेटी के ब्याह के चंगुल में फंसे लोगों का वह गौर से मुआयना करता था, लेकिन वह हतप्रभ था कि उसे कुछ होता ही नहीं था। वह अपनी ही निगाहों में गिरने लगा। इस बीच उसे बुखार ने भी दबोच लिया। बुखार के कारण उसका शरीर तप रहा था। रात उसे कई छींक आई और नाक सुड़सुड़ाने लगी। थोड़ी देर बाद बुखार से वह जलने लगा था। सरोज वर्मा उजली के साथ दवा खरीदने गई थी। वह कंबल ओढ़कर लेटा था। उसकी पलकें भारी सी होने लगी। वह बुदबुदाया, मैं कभी दुखी नहीं हो सकूंगा, न सुखी। उसने सोचा, कितने साल हो गए होंगे, मुझे कभी पश्चाताप नहीं हुआ। वह नींद और जागने के बीच की स्थिति में था। वह स्वप्न और यथार्थ की मिलीजुली अवस्था में था। धुंधला धुंधला सा सोच रहा था। सरोज वर्मा दवा लेकर आ गई। रास्ते में पत्रिका कार्यालय फ़ोन कर दिया था पति की छुट्टी के लिए। उसने दवा की गोलियां पति को दी। प्रमोद वर्मा उसे गटक गया। देर तक लेटे लेटे वह ऊब गया था। वहीं बिस्तर पर उखड़ू बैठ गया। सरोज वर्मा ने सुझा दिया, ऐसे मत बैठिए, फिस्चुला दर्द करने लगेगा। वह इसी तरह बैठा रहा। ना मालूम क्या सोच रहा था कि रुआसा हो गया। सरोज, सरोज, मैं क्या करूं? मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ सुंदर नहीं लगता। सरोज वर्मा ने उसकी गर्दन में बाहें डाल दी। प्रमोद वर्मा का सिर छोटे बच्चे की तरह अपने वक्ष में लगा लिया और सहलाने लगी। क्या होता जा रहा है आपको? क्या होता जा रहा है? मैं फिर कहती हूँ, आपको मेरी उजली की रत्ती भर परवाह नहीं। उजली अपने नाम का जिक्र सुनकर उत्साहित हो गई। पापा, पापा, आप कब दुखी होंगे? कभी नहीं बिटिया, ऐसा न बोलिए। सरोज वर्मा ने भारतीय नारी की तरह इतराते हुए धीरज बंधाना शुरू किया। आप चिंता मत करिए, आप एक दिन ज़रूर दुखी होंगे। ईश्वर के घर में देर है, मगर अंधेर नहीं। वह आपको ज़रूर दुखी बनाएगा। मैं सोमवार का व्रत रखूंगी, शंकर जी से मांगूंगी कि आपको दुखी बनाए। कोई फ़ायदा नहीं। किसी भी तरह मेरा दुखी होना, यानी कि मेरा सुखी हो सकना, किसी भी तरह मुमकिन नहीं है। वह पुनः उखड़ू बैठ गया, क्योंकि मेरी आत्मा खो गई है। मुझे यह पता ही नहीं कि वह कहाँ खोई। पहले मैं अक्सर उसे निकाल कर रख देता था, इसी में वह कहीं खो गई। लोक निर्माण विभाग के दफ्तर में, सड़क पर या किसी यात्रा में, पता नहीं कहाँ मैंने उसे अपने से अलग कर रखा और वह खो गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाता जा रहा था, सब कुछ डूबता जा रहा था। अचानक उसके फिस्चुला में जोरों का दर्द हुआ। उसे संभल पाता कि मितली आने लगी और वह ओ ओ करके उठा। भागते हुए वॉश बेसिन तक गया और उल्टी करने लगा, दुर्गंध से भरी हुई ढेर सारी उल्टी।
तो ये थी कहानी शापगस। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।